नमस्कार साथियों, टीम नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जितने भी हमारे डीजीएमई के जो चैनल साथी हैं, आपको और आपके पूरे परिवार को डीजीएमई की द्वारा जो आज नियुक्ति संबंधित जो आदेश जारी हुआ है उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जो भी नियुक्ति आदेश आया उसका पूरा कंप्लीट विश्लेषण करेंगे कि उसके अंदर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, अगर आप सबने टीम नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले जितने भी हमारे डीजीएमई के साथी हैं एक बार फिर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 और 19 तारीख को दीपावली से पहले हम लोगों का काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो गया था। जितने भी हमारे डीजीएमई के साथी थे और उनको मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया था। तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था वीडियो के माध्यम से कि दीपावली के बाद नवंबर फर्स्ट वीक तक आप लोगों का नियुक्ति संबंधित आदेश को जारी कर दिया जाएगा, और वही हुआ। आज डीजीएमई ने नियुक्ति संबंधित आदेश जारी कर दिया है। तो जितने भी साथी हैं मैं उन सबसे कहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता होगी ज्वाइनिंग से संबंधित, उसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं जो आज जो आदेश जारी हुआ है, कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छठातल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो जो 2 नवंबर को कह सकते हैं साथियों, जो आदेश जारी हुआ है वो कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा हुआ है। ये 2 नवंबर को हुआ है, 2022 को जारी हुआ है। जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट वीक में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसी संबंधित जो नियुक्ति संबंधित जो आदेश है उसके बारे में हम एनालाइज करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो दे रखा है राजकीय मेडिकल कॉलेज, जो संबंधित कॉलेज है इन्होंने एक कॉमन बना के नोटिस बना के डाल दिया है नियुक्ति संबंधित आदेश। मतलब इसके अंदर दे रखा है नियुक्ति आदेश। नियुक्ति आदेश के अंदर हम पढ़ेंगे क्या दे रखा है कि राज्य के मेडिकल कॉलेज आगरा में सीधी भर्ती के विरुद्ध स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र संख्या 2/62/S-6/2021-2022 दिनांक 23 सितंबर 2022 के द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गई व्यक्तिगत काउंसलिंग के आधार पर, जो आपकी काउंसलिंग हुई थी 18 व 19 अक्टूबर को हुई थी, उसके आधार पर संलग्न सूची में निम्नलिखित विवरण अनुसार 55 महिला अभ्यर्थियों की पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जिस कॉलेज में जितनी जगह ये उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि आगरा मेडिकल कॉलेज के अंदर कह सकते हैं कि 65 वैकेंसी थी, तो इसमें 55 महिलाएं हैं, 10 पुरुष आए हैं। किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर ज़्यादा वैकेंसी होंगी तो ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका लेवल वेतन मैट्रिक्स होगा वो 44,900 से 1,42,400 होगा। तो ये आपका बेसिक रहेगा। उसके ऊपर आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, वो एक्स्ट्रा है। लेवल 7 में निम्नलिखित शर्तों प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति तैनाती की जाती है। अस्थायी का मतलब होता है 2 साल तक परीक्षा अवधि या कह सकते हैं प्रोविजन पीरियड पर आपकी जॉब रहेगी। तो इसके आधार पर हम कुछ बिंदु दे रखे हैं, उनका एक एक करके विश्लेषण करेंगे जिससे आप लोगों को कोई समस्या नहीं आए डॉक्यूमेंट बनवाने में। सबसे पहला, संबंधित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद पर पुनरीक्षित मैट्रिक के अनुरूप समय समय पर जारी शासन आदेशों के अंतर्गत अनुमान्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे। तो साथियों, जो भी आपकी गाइडलाइन के अनुसार जो भी भत्ते होंगे अनाउंस होंगे वो आप लोगों को मिलेंगे। दूसरा, नियुक्ति रिट याचिका संख्या, जैसे कि जो रिट लगाई थी प्रीति पटेल ने, उस रिट याचिका संख्या के अनुसार जो भर्ती अधीन रहेगी। ये जितने भी जो रिट लगाई है प्रीति पटेल ने और प्रज्ञावान ने बनाम 4 ने, तो उनकी रिट के अधीन ही भर्ती रहेगी, उससे कोई संबंधित नहीं है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भर्तियाँ होती हैं उन पर कोई न्यायालय में मामला चलता है कोर्ट में, तो उसके अधीन ही नियुक्ति दी जाती है। जो तीसरा बिंदु दे रखा है उसके अंदर संबंधित अभ्यर्थी 1 माह के अंदर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा और उसका अभ्यर्थन समाप्त हो जाएगा। मतलब जो भी अभ्यर्थी है वो 1 महीने के अंदर, आदेश जारी होने के अंदर 1 महीने के अंदर अपनी पदभार ग्रहण कर ले, नहीं तो उसका जो आदेश है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा है, नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता दे नहीं है। जैसे आप लोग सपोज करो कहीं दूर से आ रहे हैं, तो आप लोग सोचो कि सरकार के द्वारा हमें कोई यात्रा भत्ता दिया जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रिक सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली, जो चतुर्थ नियमावली संशोधन 2016 में हुआ था, उस एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की सुसंगत शासनादेशों के प्रावधानों के अधीन होगी। जो भी भर्ती होगी शासनादेश हैं उनके अधीन रहेगी, और जो चतुर्थ नियमावली संशोधन हुआ है 2016 में उसके अधीन रहेगी।
तथा इसकी परीक्षा नियमावली के नियम 4 के अंतर्गत परीक्षा अवधि 2 साल की होगी। जो आपका प्रोविजन पीरियड होगा साथियों वो आपका 2 साल का होगा प्रोविजन पीरियड। जो अगला बिंदु दे रखा है उसके संबंधित हम बात करेंगे। संबंधित अभ्यर्थी को यथा आवश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राज्य की एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज संस्थान में उसी पद पर स्थानांतरित कर तैनात किया जा सकेगा। साथ ही उसके अंदर स्पष्ट कर दिया है कि आप लोगों का ट्रांसफर होगा जब जनहित में जरूरत पड़ेगी तो आपको जितने भी राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कहीं पर भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। अगला बिंदु, उक्त नियुक्ति शर्त के अधीन होगी यदि संबंधित अभ्यर्थी के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाए जाते हैं तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। मतलब इस बेस पर आधारित होगी। अगर आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कैरेक्टर है वो देखा जाएगा। अगर वो अच्छा नहीं पाया जाता है, प्रतिकूल तथ्य पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं तो आपकी जो नियुक्ति है वो कह सकते हैं उस नियुक्ति को निरस्त किया जा सकता है। अगला जो बिंदु है उसके बारे में बात करेंगे। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे। अगर जो भी कोई कार्यभार ग्रहण कर रहा है, जितने भी साथी ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ उन्हें डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हों, उनका निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो किंतु उनके संबंधी ना हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र। मतलब आपको 2 सर्टिफिकेट देने होंगे। 2 सर्टिफिकेट देने का मतलब है साथियों कि 2 सर्टिफिकेट देने हैं इसमें जो भी आपके जो अधिकारी हैं, जो कोई भी 2 अधिकारी हैं जो आपके चरित्र का सत्यापन करें, उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं हो। रिलेशन का मतलब आपके कोई रिलेटिव नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना कजिन वगैरह कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन में नहीं हो, उनके द्वारा 2 चरित्र सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र। दूसरा है अभियोजन न चलाए जाने तथा न्यायालय द्वारा दंडित न किए जाने के संबंध में एक शपथ पत्र। साथियों अभियोजन का मतलब होता है मुकदमा। आपके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चला हो, या फिर कह सकते हैं कि मुकदमा के अलावा आपके ऊपर कोई भी आपको न्यायालय में या कोर्ट के द्वारा कोई भी आपको दंड नहीं दिया होगा, इससे संबंध में आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र इसलिए देना होगा कि हमारे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चला है, कोई भी हमारे दंड नहीं मिला है न्यायालय के द्वारा। तीसरा है गोपनीयता का प्रमाण पत्र। गोपनीयता का प्रमाण पत्र का मतलब होता है साथियों आपको जो भी गोपनीयता होती है उसको बनाए रखना होगा, इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। तो इसमें सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, गोपनीयता का प्रमाण पत्र देना होगा। कुछ चीज़ें होती हैं कॉन्फिडेंशियल में कि गोपनीयता की, जैसे गोपनीयता की कोई भी जानकारी होती है उसको गोपनीय रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी हॉस्पिटल की कॉन्फिडेंशियल न्यूज है आप उसको गोपनीय न करके सार्वजनिक कर दो, तो आपको गोपनीयता का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगला है चल अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र। तो साथियों आपको अपनी चल और अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जैसे वो इसलिए होता है कि आप लोगों के ऊपर जैसे भविष्य में कभी आता है कि आप लोगों ने कोई गलत काम किया है या फिर गलत तरीके से धन अर्जित किया है या फिर गलत तरीके से अपनी प्रॉपर्टी ली है, तो कोई आपकी कंप्लेंट करता है कि आपने, तो उससे संबंधित आपको देना पड़ेगा कि हमारे पास पहले इतनी संपत्ति थी अब इतनी है, तो उसके संबंध आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगला है एक से अधिक जीवित पत्नी या पति होने का प्रमाण पत्र। एक से अधिक जीवित पति या पति होने का प्रमाण पत्र मतलब साथियों ये है, अगर जितनी महिला साथी हैं उनको कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट एफिडेविट देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कि हमारी एक ही पत्नी है या फिर हमारा एक ही पति है, तो ये आपको सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। अगला है किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या हटाए जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। साथियों मतलब आप या राज्य सरकार में जॉब कर रहे हो या फिर केंद्र सरकार में जॉब कर रहे हो। साथियों या तो आप राज्य सरकार में जॉब कर रहे हैं या फिर केंद्र सरकार में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपको उनके द्वारा हटाया नहीं गया है। जैसे होता है ना कि आपकी सस्पेंड कर दिया गया है या आपकी नियुक्ति खत्म कर दी गई है, किस तरह का एक सर्टिफिकेट बना के आपको देना पड़ेगा। अगला है भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा के घोषणा पत्र। साथियों एक चीज़ और आपको देनी पड़ेगी, जैसे हम लोग भारतीय हैं तो हमारा भारतीय संविधान के प्रति एक निष्ठा होती है, हमारा भरोसा होता है, तो उसके प्रति आस्था और कह सकते हैं हम प्रतिज्ञा की घोषणा कि हम जैसे हम जो भी संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान के नियम अनुसार उसकी जो शर्तें उनको पालन करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर ही हम काम करेंगे, एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा। अगला जो बिंदु दे रखा है उसके अंदर क्या दे रखा है, जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, मतलब ऐसे साथी जिनका मेडिकल फिटनेस नहीं बना है, तो वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षण कराने के उपरांत संबंधित मेडिकल कॉलेज में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। साथियों जैसे किसी ने अपना मेडिकल नहीं बनवाया है तो सीएम ऑफिस में जाके वहाँ पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के वो उस मेडिकल सर्टिफिकेट को जमा करा के मेडिकल कॉलेज में अपनी नियुक्ति ले सकेंगे। दूसरा है अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं संबंधित अभ्यर्थी के इस आशय का एक शपथ पत्र ले लिया जाएगा कि उसके चरित्र सत्यापन में
तथ्य सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथा तथ्य पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो साथियों, जब आप कार्यभार ग्रहण करोगे तो उसके संबंध में आपको एक कह सकते हैं कि एफिडेविट देना पड़ेगा चरित्र सत्यापन के संबंध में, कि अगर कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाए। उसने कोई गलत तथ्य दिया है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाए। अगला है बिंदु, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या नौकरी, अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं है। साथियों, जैसे कि आप जॉब में हो तो आप कोई भी अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि नौकरी नहीं कर सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते हैं, अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं कर सकते हैं आप। साथियों, अब हम बात करेंगे जो नियुक्ति संबंधी जो प्रतिलिपि है किसके लिए की गई है। तो सबसे पहले जो की गई है महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज, दूसरा प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 1, प्रमुख सचिव के लिए कॉपी की गई है प्रेषित। तीसरा जो बिंदु दे रखा है सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, जो लोक सेवा आयोग के सचिव है उसके लिए किया गया है। जो चौथा बिंदु किया गया उसके अंदर दे रखा है प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज, जितने भी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके प्रधानाचार्य के लिए ये प्रेषित किया गया है, और जितने उनके अंदर जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए उनका उसमें विवरण दे रखा है। और इसमें यह भी दे रखा है कि अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मतलब कह सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका अपने स्तर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगला है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा को इस आशय में कि संबंधित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ साथ संबंधित प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ में ये है कि जितने भी आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, तो जो आप लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन है, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कह सकते हैं कि एसपी ऑफिस से वहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। एसपी ऑफिस जिस जिले के अंदर, जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है, उस जिले के जो एसपी होंगे उनका उत्तरदायित्व होगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन करा के आपका चरित्र जो है उसका सत्यापन करने का, और वही मेडिकल कॉलेज को अवगत कराएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये। अगला वरिष्ठ कोषाधिकारी जिस जिले के अंदर है उसका नाम आएगा। जैसे इसमें आगरा दे रखा है तो आगरा का, जैसे प्रयागराज होगा तो प्रयागराज का, मेरठ होगा तो मेरठ का, बदायूं तो बदायूं का, इस तरह से। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा को, जैसे जिस जिले के अंदर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस है तो जिसमें आगरा दे रखा है तो आगरा का जो संबंधित जिला होगा उसके संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जो इस आशय में प्रेषित करें कि उक्त अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने की कष्ट करें। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का काम होगा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना। अगला है वित्त नियंत्रक राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा, जिसमें आगरा दे रखा है, जो वित्त नियंत्रक होता है उसकी उसको एक कॉपी दी गई है, और जिसमें जो संबंधित कॉलेज है, ऐसे आगरा है तो आगरा, बाकी अन्य कॉलेज है तो अन्य कॉलेज आएंगी। डॉक्टर BD सिंह संबंध अधिकारी चिकित्सा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ ही प्रश्नगत नियुक्ति ज्ञाप एवं संलग्न सूची को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें, और जो भी सूची आपकी विभागीय वेबसाइट पर प्रेषित कर दी गई है। तो ये आप सब लोगों के लिए नियुक्ति संबंधित दिशा निर्देश थे। इसके अनुसार आप अपने अपने प्रमाण पत्र बनवा लें, डॉक्यूमेंट बनवा लें, और जल्द से जल्द अपनी नौकरी ज्वाइन करें, और 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा, नहीं तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो निरस्त हो जाएगा। और साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे DGMH के साथी हैं उन सभी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन सभी की भी ज्वाइनिंग जल्दी होने वाली है। विद इन कह सकते हैं कि एक फर्स्ट वीक के अंदर हम लोगों का पूरा कोशिश है कि पूरा चांस है कि सब लोगों की नियुक्ति हो जाए। और जो हमारे साथी अंडरटेकिंग में, ऐसे साथी जो अंडरटेकिंग में उनकी फाइल अभी नहीं पहुंची है, तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। सेकंड वीक के अंदर, नवंबर सेकंड वीक के अंदर आप लोगों की फाइल पहुंचने की पूरी संभावना है, और जल्द से जल्द आपकी प्रक्रिया नियुक्ति की समाप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर साथियों आपने टीम नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे वाली खबरें आपको मिल सकें। जय हिंद साथियों।